स्प्रिंग फोर्स एंड कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। लेट अस कंसीडर अ लाइट स्प्रिंग। हम क्या करते हैं, इनिशियली एक लाइट स्प्रिंग को कंसीडर करते हैं। लाइट स्प्रिंग हमारे पूरे टॉपिक में, इस टॉपिक के लिए पूरे सिलेबस में हम मासलेस स्प्रिंग को कंसीडर करेंगे। कैसी हम यूज करेंगे, मासलेस स्प्रिंग या मासलेस स्प्रिंग होगा। तो स्प्रिंग कैसे होगा, ऐसे एक हमने इलास्टिक स्प्रिंग कंसीडर किया है जो मासलेस है। ये पूरे सिलेबस के लिए वही स्प्रिंग हम यूज करेंगे, ठीक है। चलो देखो, अब हमें पढ़ना क्या है, व्हाट इज द स्प्रिंग फोर्स एंड कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग का हम कॉम्बिनेशन कैसे यूज करें, जब हम दो स्प्रिंग पैरेलल यूज कर सकते हैं, दो स्प्रिंग हम सीरीज में यूज कर सकते हैं, तो उनका इफेक्टिव लेंथ कितना होगा, उनका जो इफेक्टिव स्प्रिंग का इफेक्टिव कांस्टेंट कितना होगा, ये अब इस कंसेप्ट में हमें पढ़ना है। सबसे पहले स्प्रिंग सबने देखा है, चलो स्प्रिंग सबने देखा है। मैं आपको सैंपल के लिए मैं एक स्प्रिंग लाया हूं साथ में, चलो आपको स्प्रिंग भी दिखाता हूं लाइक दिस। ये ऐसी स्प्रिंग सबने देखी है, देखो ये स्प्रिंग आपने सबने देखा है, ठीक है। ये ऐसा स्प्रिंग दिख रहा है, क्लियर है, दिख रहा है सबको, ये स्प्रिंग है। अब ये स्प्रिंग को हमने माना इसको दो एंड है, दो एंड है, एक इधर वाला एंड है और ये इधर वाला, दिख रहा है, एक राइट और एक लेफ्ट साइड में दो एंड है। चलो दिख रहा है सबको, क्लियर, ठीक है। ये ऐसा स्प्रिंग, देखो हमें पढ़ना क्या है, हमें पहला कंसेप्ट पढ़ना है स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स क्या होती है, एनएलएम, इस टॉपिक में हम स्प्रिंग फोर्स और स्प्रिंग के कांस्टेंट के बारे में बात करेंगे। मैं फिर से बोल रहा हूं, इसमें हम इसकी प्रॉपर्टीज की बात हम इलास्टिसिटी टॉपिक में करने वाले हैं। इस टॉपिक में एनएलएम में हम इसके ऊपर लगने वाले टेंशन, इनके कॉम्बिनेशन, उनकी ही बात करने वाले हैं। और इस टॉपिक के लिए हमारा जो स्प्रिंग होगा वो मासलेस होगा। ये जो स्प्रिंग होगा वो कैसा होगा, मासलेस स्प्रिंग हम यहां यूज करने वाले हैं। चलो देखो स्टार्ट करते हैं सिंपल विथ एग्जांपल्स। देखो कैसे, लेट कंसीडर अ मासलेस स्प्रिंग। ये मैंने ऐसे कंसीडर किया, कोई मासलेस स्प्रिंग है एज शोन, आपको जैसे दिख रहा है ये ऐसा। इसका एक एंड जो है, एक एंड को हमने माना, ये फर्स्ट एंड को हमने फिक्स कर लिया, हमने फर्स्ट एंड को फिक्स कर लिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, दूसरे एंड को ग्रेजुअली मास लगाते जा रहा हूं, इसको मैं मास लगाते जा रहा हूं। तो क्या होगा, when mass is attached to the another end, then what happen, then slowly its length is in increase, इसकी लेंथ इंक्रीज होगी लाइक दिस, दिख रहा है सबको, क्लियर, yes. ऐसी इसकी लेंथ इंक्रीज होगी, समझ में आ रहा है। तो अब जैसे ही मैं फोर्स अटैच कर रहा हूं, देखो इस कंसेप्ट को अच्छी तरह समझो। कैसे, मैंने माना ये कोई रिजिड सपोर्ट है, इस रिजिड सपोर्ट को मैंने यहां स्प्रिंग को एक एंड को ऐसे टाइटली बांध दिया है, ठीक है। Now the mass is connected to the another end of the spring. ये स्प्रिंग के दूसरे एंड को मैंने मास लगा दिया। देखो समझो, पहले कंसेप्ट को अच्छी तरह समझो। ये फिक्स एंड है, अब यहां पे मैंने मास लगा दिया इस एंड को। अब जैसे ही मैं मास को इधर खींचूंगा, when the displacement of block या mass take place, इस ब्लॉक का मैं डिस्प्लेसमेंट करता हूं, इसको इधर खींचता हूं। तो लेट मैंने माना इसको मैंने डिस्प्लेस कर दिया x इतने लेंथ से। मैंने क्या किया, इस स्प्रिंग को मास ब्लॉक लगाया और इस ब्लॉक को खींचा x इतने डिस्टेंस के ऊपर। व्हाट हैपन, क्या होगा, ऐसे केस में स्प्रिंग के अंदर एक फोर्स डेवलप होगा। समझ में आ रहा है, स्प्रिंग के अंदर क्या होगा, स्प्रिंग के अंदर एक फोर्स डेवलप होगा। जैसे मैं ग्रेजुअली इसकी लेंथ इंक्रीज करता हूं, मैं जैसे जैसे इसे इधर खींचता हूं, तो उसके अंदर का फोर्स ग्रेजुअली बढ़ता जाएगा। इज इट क्लियर, सबको क्लियर हो रहा है। जैसे जैसे हम क्या करेंगे, इसके अंदर फोर्स लगाएंगे, इसको खींचेंगे, स्प्रिंग जितना बड़ा होगा उतना फोर्स आएगा स्प्रिंग के अंदर। सिंपली मैं यहां से बोल सकता हूं, when we pulling the one end of the spring, then what happen, the another end a force is developed inside the spring, and that force pulling opposite to the डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट एक फोर्स डेवलप होगा। तो इस फोर्स को बोलेंगे हम स्प्रिंग फोर्स। इसे क्या बोलेंगे, स्प्रिंग फोर्स। इसका डायरेक्शन कहां होता है, इसका डायरेक्शन होता है टुवर्ड्स द फिक्स पॉइंट। जिस डायरेक्शन में फिक्स पॉइंट है उस डायरेक्शन में ग्रेजुअली अब हम इसका अपोजिट करते हैं। जब क्या करते हैं, हम एक स्प्रिंग को खींचा है, उसको कंप्रेस करते हैं। एक स्प्रिंग को हमने खींचा, उसको कंप्रेस करते हैं, तो क्या होगा, कंप्रेस करेंगे तो क्या होगा, उसकी लेंथ क्या होगी, उसकी लेंथ घटेगी, समझ में आ रहा है। जब हम स्प्रिंग को कंप्रेस करेंगे, बटन वाले पेन होते हैं आपके पास, उसके अंदर भी क्या होता है, स्प्रिंग होता है। जैसे ही हम उसको पुश करते हैं तो वो कंप्रेस होता है, वो कंप्रेस होने से उसकी लेंथ घटेगी जैसे हम फोर्स लगाते हैं उसके ऊपर। तो अब यहाँ फोर्स की डायरेक्शन कहाँ, इस केस में फोर्स की डायरेक्शन है टुवर्ड्स द फिक्स पॉइंट। अब डिस्प्लेसमेंट इधर कर रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स दोनों वेक्टर क्वांटिटीज है।
ये दोनों वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, तो दोनों के डायरेक्शन कैसे है, अपोजिट है। और यहां से हम ऐसे मान सकते हैं लाइकवाइज व्हेन वी कंप्रेस द स्प्रिंग, अब मैंने स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया, मैंने स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया और इस ब्लॉक को अब इस डायरेक्शन में पुश किया है मैंने, इस ब्लॉक को मैंने इस डायरेक्शन में पुश किया, तो ऐसे केस में स्प्रिंग फोर्स इधर होगा, स्प्रिंग फोर्स इसका डायरेक्शन इधर होगा और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इधर होगा। इज इट क्लियर? डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इधर होगा। डायरेक्शन ऑफ स्प्रिंग फोर्स ऑन द ब्लॉक व्हेन वी कंप्रेस, यहां पे कंप्रेस किया है और यहां पे एक्सटेंशन हुआ है, यहां है एक्सटेंशन या उसे बोलेंगे इलॉन्गेशन। जब हमने क्या किया, स्प्रिंग को खींचा। आ रही है मेरी बात, सबको क्लियर हो रही है? स्प्रिंग को जब खींचते हैं तब उस केस में क्या होता है, फोर्स का डायरेक्शन टुवर्ड्स द फिक्स पॉइंट होता है, फोर्स का डायरेक्शन। और जब हम स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहे थे तो फोर्स, स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन कहां था, अवे फ्रॉम दिस फिक्स पॉइंट, इस फिक्स पॉइंट से दूर था। चलो ये बातें क्लियर हो रही है सबको? व्हेन स्प्रिंग इज इन कंप्रेस, स्प्रिंग को हमने कंप्रेस किया तो हमें इस तरह का सिचुएशन मिला, और व्हेन हमने स्प्रिंग को खींचा, इलॉन्ग किया, एक्सटेंशन किया, तो इस तरह का सिचुएशन मिला। ये दोनों सिचुएशन हमें मिले और आप इससे फैमिलियर हो इस कांसेप्ट से। आपको पता है जब स्प्रिंग को हम स्लोली ग्रेजुअली इंक्रीज करते हैं उसकी लेंथ बढ़ती जाती है। मेन हम ऐसे बोल सकते हैं हमने उसके ऊपर का अप्लाइड फोर्स को बढ़ाया, हमने उसके ऊपर अप्लाइड फोर्स को बढ़ाया तो उसका एक्सटेंशन बढ़ा, उसका एक्सटेंशन इलॉन्गेशन बढ़ा। तो यहां से सिंपली इस एक्सपेरिमेंट से मैं कुछ बातें बोल सकता हूं। मेरी बात सबको क्लियर हो रही है? फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट वी कैन इजीली अंडरस्टूड, नंबर वन हम ये बात सिंपली समझ सकते हैं, वी कैन सिंपली अंडरस्टूड नंबर वन, द फोर्स ऑफर बाय द स्प्रिंग या स्प्रिंग फोर्स जो होगा, स्प्रिंग फोर्स Fs, ये कैसा होगा, Fs is opposite in the direction of displacement। आ रहा है, समझ आ रहा है मैं जो बात कर रहा हूं, सबको क्लियर हो रहा है? ये जो स्प्रिंग फोर्स है वो कहां है, ये स्प्रिंग फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है। चलो यस नो बोलो, आपका आवाज नहीं आ रहा है किसी का? स्प्रिंग फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है। यस सर। ओके, स्प्रिंग फोर्स देखो, समझो सिचुएशन को, ये स्प्रिंग थी, ये स्प्रिंग को मैंने इधर खींचा तो यहां का टेंशन बढ़ रहा है, यहां का टेंशन बढ़ेगा। जैसे मैं स्प्रिंग को खींचता जाऊंगा तो ये एंड जो है वो उधर खींचा जाएगा, मेन फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा और आप डिस्प्लेसमेंट इधर कर रहे हैं। तो मैं इस सिंपल एक्सपेरिमेंट से एक बात बोल सकता हूं, दैट इज फोर्स ऑफर बाय द स्प्रिंग फोर्स is act opposite, spring force act opposite to displacement x के वो अपोजिट होता है। स्प्रिंग फोर्स जितना ये कैसा होता है, अपोजिट होता है। और मैं यहां बोल सकता हूं द अमाउंट ऑफ स्प्रिंग फोर्स इज इंक्रीज लीनियरली, या इसके अंदर का स्प्रिंग फोर्स में लीनियरली इंक्रीज कब होगा, इसके अंदर का फोर्स कब इंक्रीज होगा, जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होगा, मैं जितना खींचूंगा उतना फोर्स अंदर डेवलप होगा। जैसे मैं छोड़ता हूं तो स्प्रिंग क्या होती है, फिर से ओरिजिनल पोजीशन पे आती है। तो यहां से मैं कंक्लूजन नंबर 2 बोल सकता हूं, सिंपली मैं ऐसे बोल सकता हूं, द अमाउंट ऑफ स्प्रिंग फोर्स इज इंक्रीज, अमाउंट ऑफ SP, ये स्प्रिंग फोर्स Fs is increase, ये कब इंक्रीज होगा, इंक्रीज when displacement is increase, when displacement x increase, जब डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा है तो स्प्रिंग फोर्स भी इंक्रीज हो रहा है, ये दोनों बातें समझ में आ रही है, ये दोनों बातें सबको क्लियर हो रही है? क्या बोला मैंने पहली बात, द स्प्रिंग फोर्स एक्ट अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट, स्प्रिंग फोर्स कैसा एक्ट होता है, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट एक्ट होता है टुवर्ड्स द फिक्स पॉइंट। और डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्प्रिंग फोर्स कैसा है, अपोजिट है,
डिस्प्लेसमेंट और स्प्रिंग फोर्स कैसे अपोजिट है? व्हेन वी ड्रॉ द ग्राफ, अब हम इनके बीच में ग्राफ ड्रॉ कर ले, हम इनके बीच में ग्राफ ड्रॉ करते हैं लाइक दिस, देखो हम इनके बीच में एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं ऐसे। व्हेन वी प्लॉट द ग्राफ बिटवीन वेरिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मैं यहाँ x में डिस्प्लेसमेंट ले रहा हूँ और यहाँ पे fs ले रहा हूँ। देखो समझो, पहले कंसेप्ट को समझो। आप ये रिजिड सपोर्ट था, ये स्प्रिंग थी, मैंने 1 ग्राम मास लगा दिया तो उसकी डिस्प्लेसमेंट फॉर एग्जांपल 1 सेंटीमीटर या थोड़ा सा होगा। और मैंने 2 ग्राम मास लगा दिया, फिर लेंथ बढ़ा, 3 ग्राम लगा दिया, फिर लेंथ बढ़ा, 4 ग्राम, फिर लेंथ बढ़ रहा। तो इसका मैं मीनिंग ये समझ सकता हूँ मैंने जैसे ही मास को अटैच किया उसके करस्पॉन्ड में डिस्प्लेसमेंट भी इंक्रीज हुआ, डिस्प्लेसमेंट भी इंक्रीज हुआ। व्हेन वी ड्रॉ द ग्राफ देन वी गेट द लीनियर पॉइंट्स लाइक दिस, ऐसी हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगी विथ इन इलास्टिक लिमिट। ये कब मिलता है? विथ इन इलास्टिक लिमिट। एक इलास्टिक लिमिट के अंदर, इलास्टिक लिमिट के बाहर क्या होता है ये हम इलास्टिसिटी टॉपिक में पढ़ेंगे। यहां हमें इतना ही समझना है, जब हमने मास लगा दिया स्प्रिंग के ऊपर तो स्प्रिंग की लेंथ ग्रेजुअली लीनियरली इंक्रीज होती है। जब हम उनके बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ग्राफ की नेचर ऐसी आती है स्ट्रेट लाइन। ग्राफ का नेचर कैसे मिला हमें? स्ट्रेट लाइन। ये एक्सपेरिमेंटली किसने प्रूव किया? दिस एक्सपेरिमेंटली प्रूव बाय रॉबर्ट हुक। हुक नाम का साइंटिस्ट है, इन्होंने 7th सेंचुरी में सबसे पहले ये बात बोली कि जो स्प्रिंग के अंदर एक्सटेंशन आ रहा है वो और उसके फोर्स का रिलेशन कैसा है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बघा लक्षात घ्या, कन्सेप्टला चांगलं समजून घ्या। काय सांगितलं हुक्सनी? सबसे पहले इसकी बात करने वाला साइंटिस्ट था हुक। हुक ने क्या बोला कि इसके ऊपर आप जितना फोर्स लगाते हो उतनी लेंथ बढ़ती है। तो ये दोनों कैसे है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये दोनों कैसे है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ये है ऐसा। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हम इस कंसेप्ट को ऐसे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू हुक्स, हुक्स के अकॉर्डिंग। अब इन्होंने क्या दिया? एक सिंगुलर फॉर्म में। एक्चुअली ये वेक्टर में हम कैसे लिख सकते हैं? कुछ बुक में इसे ऐसे लिखा गया है, फोर्स Fs इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। ये मिला आपको वेक्टर फॉर्म में। लेकिन अब यहाँ पे हम स्केलर फॉर्म पढ़ने वाले हैं, हम यहाँ पे स्केलर फॉर्म पढ़ने वाले हैं, तो हम लिखेंगे Fs इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑन x, Fx इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑन x। तो ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं और लिखते हैं कांस्टेंट Fs इक्वल टू kx। k is called spring constant. This is the equation number 1. ये मिला आपको इक्वेशन नंबर 1। रॉबर्ट हुक एक्सपेरिमेंटली प्रूव all the facts in a single vector and formulate in a scalar form। सिंगल वेक्टर में उन्होंने प्रूव किया और स्केलर फॉर्म में इसे ऐसे लिखा, देखो स्प्रिंग का फोर्स, डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगी तो स्प्रिंग का फोर्स भी बढ़ेगा। ये क्या? इस तरह का ग्राफ मिलेगा हम उनके बीच में ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो इस तरह का हमें ग्राफ मिलेगा। हम यहां से ऐसे बोल सकते हैं ग्रेटर द स्ट्रेचिंग, हमने बहुत सारा खींच लिया स्प्रिंग को, ग्रेटर द स्ट्रेचिंग, जितना ज्यादा खींचोगे उतना फोर्स बढ़ा होगा। ग्रेटर द स्ट्रेचिंग या ग्रेटर द कॉम्प्रेशन, हम कॉम्प्रेस करते स्प्रिंग को तो उतना ही फोर्स बढ़ता है, उतना ही फोर्स क्लियर होता है। ठीक है, ये कैसा है? वाइस वर्सा है। कंप्रेस करो तो फोर्स क्या होगा? कंप्रेस करेंगे तो फोर्स की डायरेक्शन चेंज होगी और डिस्प्लेसमेंट की, और इलॉन्गेशन करेंगे तो फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड्स द फिक्स पॉइंट होगी, टुवर्ड्स द फिक्स पॉइंट। अब यहाँ k क्या है? k इज कॉल्ड फोर्स, ये स्प्रिंग कांस्टेंट। k क्या मिला आपको? कांस्टेंट मिला। k इज कॉल्ड फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट। k को बोलेंगे हम फोर्स कांस्टेंट, k इज कॉल्ड फोर्स कांस्टेंट। समझ आ रहा है? इस फार्मूले से हम लिख सकते हैं अब k क्या है? कांस्टेंट है। k इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट व्हिच इज इक्वल टू, ये k का वैल्यू किसके इक्वल होगा? इस ग्राफ के स्लोप के बराबर होगा। इस k का वैल्यू जो है इस ग्राफ के स्लोप के बराबर होगा। इट हैज डायमेंशन, इसको मेजर किस में करेंगे? इसका डायमेंशन बोलो क्या आएगा? देखो फार्मूला आपके सामने, ऐसे लिख सकते हैं k इक्वल टू Fs डिवाइडिंग बाय x। k इज अ स्प्रिंग कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट। चलो बोलो k का यूनिट क्या आएगा? k इज मेजर इन फोर्स के बदले क्या लिखेंगे? फोर्स के बदले हम m1 l1 t minus, यस, और डिस्प्लेसमेंट के बदले
डिस्प्लेसमेंट के बदले क्या Yeah. लिखेंगे? डिस्प्लेसमेंट के बदले लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे न्यूटन डिवाइडिंग बाय मीटर, न्यूटन डिवाइडिंग बाय मीटर। चलो इसका डायमेंशन कौन बताएगा मुझे? डायमेंशन क्या आएगा के का? के का डायमेंशन क्या आएगा? न्यूटन का डायमेंशन याद है, हम डे 1 से पढ़ रहे हैं। t-2 हाँ, फोर्स का डायमेंशन क्या था? m1 l1 t-2, ये फोर्स का डायमेंशन, और ये मीटर है। डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या आएगा? l1, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन l1, ये ऊपर जाएगा तो ये 0, तो k का डायमेंशन मिलेगा हमें l1 m1 l0 t-2। दिस इज द डायमेंशन फॉर k, दिस इज द डायमेंशन फॉर k। और यहां से हमें याद रखना है ग्रेटर द फोर्स कांस्टेंट, k का वैल्यू जितना बड़ा होगा, k का वैल्यू जितना बड़ा होगा, स्प्रिंग इज एन लेजर टू स्क्रैच, लेस स्क्रैच होगी। k का वैल्यू फोर्स कांस्टेंट जितना बढ़ेगा, देखो ये कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, k इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑन डिस्प्लेसमेंट इफ स्प्रिंग फोर्स कीपिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग फोर्स को हम कांस्टेंट मानते हैं तो k इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑन x। k force constant is increase if displacement of a spring is a decrease। स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट जब डिक्रीज होगा तो हम ऐसे लिख सकते हैं उसको। चलो आया ये कंसेप्ट समझ में है? ये कंसेप्ट सबको क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. स्प्रिंग, हा याला काय म्हटलं आपण? स्प्रिंग फोर्स म्हटलं, लक्षात आलं ना सगळ्यांना? स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। अब देखते हैं हम कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। यहां पे अब हमने एक ही स्प्रिंग को देखा है, जब हम 2 या 3 या 4 स्प्रिंग को अटैच करेंगे तो फिर उनके कॉम्बिनेशन को कैसे पढ़ेंगे। अब आपको एक बार क्विक रिवीजन करना है। के मीन व्हाट? के को क्या बोलेंगे? Force constant. के इज कॉल्ड Force constant. स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। एफएस इज कॉल्ड स्प्रिंग फोर्स एंड एक्स इज कॉल्ड, एक्स को क्या बोलेंगे? Displacement. हाँ, x इज द डिस्प्लेसमेंट, x इज द डिस्प्लेसमेंट। चलो रफ कर दो, हुआ कंसेप्ट क्लियर? यहां पे कंसेप्ट क्लियर हुआ है? Yes, sir. ओके। और यहाँ पे ये भी आपको एक बात याद रखनी है, छोटी सी एक नोट बोलता हूँ, यहाँ पे ये भी आपको याद रखना है छोटे नोट में। k का वैल्यू जो होगा, वैल्यू ऑफ k इज डिपेंड अपॉन वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू ऑफ k इज डिपेंड्स अपॉन वायर, मटेरियल ऑफ वायर या वायर के ऊपर आप स्प्रिंग का कौन सा वायर यूज कर रहे हो उसके ऊपर k का वैल्यू डिपेंड होगा। जैसे इट्स लेंथ, जैसे उसकी लेंथ के ऊपर, कॉमा जैसे उसकी रेडियस के ऊपर, रेडियस, कॉमा जैसे हम बोल सकते हैं उसका मटेरियल, वो कौन से मटेरियल का बना है, इनके ऊपर ये k की वैल्यू डिपेंड होती है। k वैल्यू ऑफ k इज डिपेंड ऑन लेंथ, रेडियस एंड मटेरियल ऑफ वायर। आपका स्प्रिंग जिस वायर का बना है उसकी लेंथ, उसकी रेडियस और मटेरियल, इनके ऊपर k की वैल्यू डिपेंड होती है। चलो मैं ये रफ कर रहा हूं, हम जाएंगे अब कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग के पास। कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। नाउ लिसन, अब हम कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ अ स्प्रिंग, स्प्रिंग का कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ अ स्प्रिंग, कॉम्बिनेशन ऑफ अ स्प्रिंग। तो स्प्रिंग को हम कैसे कैसे कंबाइन कर सकते हैं? हम स्प्रिंग को कंबाइन कर सकते हैं 2 मेथड से। एक, हम 2 सीरीज में लगा सकते हैं स्प्रिंग को सीरीज में लगा सकते हैं, हम स्प्रिंग को पैरेलल भी लगा सकते हैं। तो हम पहले पढ़ते हैं फर्स्ट कॉम्बिनेशन, स्प्रिंग कॉम्बिनेशन इन पैरेलल, स्प्रिंग कॉम्बिनेशन इन पैरेलल, स्प्रिंग इन पैरेलल। हम पैरेलल में पहले यूज करेंगे स्प्रिंग को, हम पहले यूज करेंगे स्प्रिंग को पैरेलल में। चलो देखो, स्प्रिंग को पैरेलल लगाना, अब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसा होगा स्प्रिंग का, देखो कैसे, मैं एक डायग्राम ड्रॉ करके दिखा रहा हूं। ये ऐसे, ये एक स्प्रिंग होगी और ये दूसरी स्प्रिंग होगी, व्हेन दे आर कनेक्टेड टू रिजिड सपोर्ट। नाउ दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड पैरेलल। इसे हम बोल सकते हैं पैरेलल स्प्रिंग है। Yes, sir. ये पैरेलल स्प्रिंग है, इसे बोल सकते हैं हम, ये पैरेलल स्प्रिंग है।
इज इट पैरेलल? ये पैरेलल स्प्रिंग है। इसे पैरेलल स्प्रिंग को हम पहचानेंगे कैसे? इफ द टू स्प्रिंग्स आर इन पैरेलल, तो याद रखेंगे दो स्प्रिंग को दो एंड होते हैं, एक पहला वाला ये एंड और ये दूसरा एंड। वन ऑफ द एंड इज कनेक्टेड टू द फिक्स्ड सपोर्ट एंड अनदर एंड इज कनेक्टेड टू द बॉडी। पैरेलल कॉम्बिनेशन को कैसे पहचानेंगे? पैरेलल को हमें फाइंड आउट करने के लिए मेथड याद रखनी है। पैरेलल को when two springs are connected in parallel mean one of the end of the spring is connected to rigid support। एक रिजिड सपोर्ट को होगा और दूसरा बॉडी को होगा, दूसरा होगा बॉडी को। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को बोलेंगे हम पैरेलल कॉम्बिनेशन। एक एंड कनेक्ट है रिजिड सपोर्ट को और दूसरा है बॉडी को। चलो देखो, अब हम ऐसे माने कि दो स्प्रिंग है। अब दो स्प्रिंग है शोन इन डायग्राम में दिख रहा है, ऐसे दो स्प्रिंग है। लेट दिस वन ब्लॉक, एक ब्लॉक को कनेक्ट है, ये ब्लॉक को कनेक्ट है। अब मैं इस ब्लॉक को इस डायरेक्शन में खींच रहा हूं। When block is moving towards the right, मैं इस राइट की ओर खींचूंगा तो फोर्स का डायरेक्शन कहां होगा? डायरेक्शन ऑफ फोर्स टुवर्ड्स द फिक्स पॉइंट। आ रहा है, समझ में आ रहा है? मैं ऐसे लिख सकता हूं, इन दिस सिचुएशन इफ द फोर्स F, देखो क्या है, इन दिस सिचुएशन, ये सिचुएशन में इफ फोर्स F इज अप्लाइड, हमने अप्लाइड किया ब्लॉक के ऊपर, F फोर्स हमने अप्लाई किया ब्लॉक के ऊपर। अब मैं F फोर्स से ब्लॉक को खींच रहा हूं, तो लेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक, ये ब्लॉक की डिस्प्लेसमेंट यहां हुई और ये ब्लॉक खींच के यहां तक आ गया, ये ब्लॉक खींच के यहां तक आ गया। चलो दिख रहा है, ये ब्लॉक को मैंने खींच लिया यहां तक लाया। तो अब आपको पता है लेट द स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट, इसका फोर्स कांस्टेंट K1 है और दूसरी ये स्प्रिंग है, इसका K2 है। दो अलग अलग स्प्रिंग है, दो अलग अलग स्प्रिंग है, उसको एक ब्लॉक के साथ हमने बांध दिया। अब मैंने इस ब्लॉक को खींचा यहां तक, तो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ इधर, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ इधर इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में ब्लॉक को मैंने खींच लिया। अब स्प्रिंग के अंदर का फोर्स कहां खींचेगा? स्प्रिंग के अंदर का फोर्स इस डायरेक्शन में खींचेगा, ये होगा Fs1 पहले स्प्रिंग का डायरेक्शन फोर्स, और ये Fs2 दूसरे स्प्रिंग के अंदर का फोर्स। अब इसका कांस्टेंट अलग है, इसलिए इसका फोर्स अलग बनेगा। मैं ऐसे लिख सकता हूं, यू नो दैट जनरल फार्मूला F इक्वल टू kx, हमारे पास जनरल फार्मूला है F इक्वल टू kx। मेरी बातें सबको क्लियर हो रही है? मैंने क्या बोला? अब दो स्प्रिंग पैरेलल है। पैरेलल होना मीन कैसे है? दो स्प्रिंग को हम पैरेलल कब बोल सकते हैं? जब उसका एक एंड फिक्स को होगा और दूसरा एंड ब्लॉक को होगा। ऐसे कॉम्बिनेशन को हम बोलेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। ऐसे को बोला हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये ऐसे दिख रहा है, दिस इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्लियर है? अब हमने क्या माना, एक ब्लॉक को मैंने खींचा है x इतने डिस्टेंस के ऊपर, तो पहले स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट कितना है? व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ फर्स्ट स्प्रिंग? दोनों स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। अरे ये ब्लॉक को आप इधर खींचेंगे तो ये भी स्प्रिंग खींची जाएगी और ये भी खींची जाएगी आगे। अरे सो गए सबके सब? किसी की आवाज नहीं आ रही? Yes, sir. मैं बोल सकता हूं each displacement have each spring have the same displacement। बोल सकता हूं मैं यहां से Yes, each sir. spring have the Yes, same sir. displacement। हर एक स्प्रिंग के अंदर मैं यहां पे लिखता हूं each spring have same displacement। इनकी दोनों की डिस्प्लेसमेंट सेम होगी। each spring have the same displacement। तो मैं बोल सकता हूं ऐसे, पहली स्प्रिंग की डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? चलो देखो, K गिवन है और Fs भी गिवन है। इस स्प्रिंग का फोर्स Fs1 है और इसका K1 है, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? ये जनरल फार्मूला, ये जनरल फार्मूला। तो मैं लिख सकता हूं x1 इक्वल टू ये जाएगा इसकी डिवाइड Fs1 डिवाइडिंग बाय K1। ये होगी पहले स्प्रिंग की डिस्प्लेसमेंट। अब दूसरे स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? दूसरे स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट x2 इक्वल टू Fs2 डिवाइडिंग बाय K2। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अनदर स्प्रिंग।
बट अब यहाँ पे इस केस में मैंने ब्लॉक को x इतना खींचा है, तो ये भी स्प्रिंग x इतनी खींची जाएगी और ये भी स्प्रिंग x इतनी खींची जाएगी। तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे ईच स्प्रिंग हैव द सेम डिस्प्लेसमेंट, हर एक स्प्रिंग की डिस्प्लेसमेंट सेम है। ये ब्लॉक जितना खींचेगा उतना इस स्प्रिंग को भी खींचेगा और स्प्रिंग को भी खींचेगा, दोनों स्प्रिंग को ये ब्लॉक सेम खींचेगा। तो मैंने वही लिखा है ईच स्प्रिंग हैव द सेम डिस्प्लेसमेंट, ईच स्प्रिंग हैव द सेम डिस्प्लेसमेंट। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं therefore x1 equal to x2 equal to x। आया, समझ में आया? कोई दिक्कत है? क्लियर हो रहा है पॉइंट? Yes, sir. Each spring have the same displacement, हर एक स्प्रिंग की डिस्प्लेसमेंट सेम होगी, हर एक स्प्रिंग की डिस्प्लेसमेंट सेम होगी। तो अब मैं ऐसे लिख सकता हूं therefore अब मैंने इस ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स कितना लगाया, मैंने इस ब्लॉक को खींचा F इतने फोर्स के साथ, तो उसमें से कुछ फोर्स इस स्प्रिंग को गया होगा और कुछ यहां गया होगा। तो अब मैं ऐसे लिख सकता हूं therefore नेट फोर्स क्या लिखेंगे आप? therefore नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक के ऊपर का नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक कितना होगा? तो मैं लिख सकता हूं नेट फोर्स इक्वल टू पहले स्प्रिंग का फोर्स प्लस दूसरे स्प्रिंग का फोर्स। हमने स्प्रिंग को ये ब्लॉक को खींच लिया ना इधर, तो इसको खींचने से ये स्प्रिंग भी खींचा और ये स्प्रिंग भी खींचा, तो इस स्प्रिंग के अंदर के फोर्स ने इसको इधर खींचा, इस स्प्रिंग के अंदर के फोर्स ने इधर खींचा। तो टोटल ब्लॉक के ऊपर फोर्स कितना है? नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक। चलो बोलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है, चलो बातें करो जल्दी से। नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक, ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स इस स्प्रिंग की वजह से और इस स्प्रिंग, दोनों स्प्रिंग की वजह से नेट फोर्स होगा। नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक ड्यू टू बोथ स्प्रिंग। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, यहां पर मैं यहां लिखता हूं, सिर्फ थोड़ा सा मैं यहां पे लिखता हूं, देखो नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक F इक्वल टू F1 प्लस F2, पहले स्प्रिंग पे फोर्स की वजह से और दूसरे स्प्रिंग की वजह से फोर्स। ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 1, ये होगी इक्वेशन नंबर 1। अब Fs कितना है? तो इसको हम लिखेंगे kx, ये जनरल फार्मूला, दोनों स्प्रिंग के वजह का फोर्स, इसको हम हटा देंगे और इसको लिखेंगे F इक्वल टू F1 प्लस F2। तो ये बनेगा आपका kx इक्वल टू, चलो बोलो F1 कितना है इस फार्मूले से? F1 इक्वल टू व्हाट? F1 इक्वल टू व्हाट? F1 इक्वल टू x1 इंटू k1 ना, इस फार्मूले से यहां लिख सकता हूं, यहां पे F1 बोले तो ये होगा x1 इंटू k1 और F2 इक्वल टू व्हाट? F2 इक्वल टू x2 इंटू k2। इज इट क्लियर? ये समझ में आया कैसे लाया मैंने? आया समझ में आया ये कैसे आया? Yes. झोपले का रे तुम्ही? कोणाचा आवाज नाही येते? सकाळी सकाळी झोपी जाता लवकर? नाही सर, आहे जागे. आहे, जागे आहेत ना सगळे? ओके ओके ओके, तेच विचारायचं हो, होतं, सर. जागे आहेत का सगळे? बघा, पहिल्या मी काय सांगितलं, टोटल ब्लॉकवर F फोर्स लावला ना आपण आणि या ब्लॉकला इकडे ओढलं, मग या ब्लॉकनी काय केलं, या स्प्रिंगनी त्या ब्लॉकला इकडे ओढेल आणि दूसरी स्प्रिंग पण त्याला त्याच्या फिक्स सपोर्टकडे ओढेल। तो हमने उसको खींचा था x इतने डिस्प्लेसमेंट के ऊपर, तो उधर फोर्स कितना बना? F इक्वल टू kx। मग आता दोन्ही स्प्रिंग सारख्याच ओढल्या गेल्या, म्हणून काय लिहिलं आपण? ईच स्प्रिंग हैव द सेम डिस्प्लेसमेंट, हर एक स्प्रिंग के अंदर डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा? सेम होगा। तो हमने उसके ब्लॉक के ऊपर का नेट फोर्स निकाला, तो नेट फोर्स कितना होगा? F इक्वल टू F1 प्लस F2, पहिल्या स्प्रिंग मुळे फोर्स आणि दुसऱ्या स्प्रिंग मुळे फोर्स। मग टोटल काय झालं? kx इक्वल टू x1 k1 x2 k2। बट हमने ऊपर ही बताया x1 x2 x3 आर सेम, ये दोनों कैसे हैं? ये x1 और x2 सेम है, तो चलो इसको हटा दो यहाँ से। x1 x2 सेम है तो मैं कॉमन लूँ, मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, बट वी नो दैट x इक्वल टू x1 इक्वल टू x2, ये दोनों सेम है, तो kx इक्वल टू x कॉमन k1 प्लस k2, ये x से x मर जाएगा, ये x से x मरेगा। तो अब ऐसे केस में इक्विवेलेंट कितना होगा? तो हम इसे बोल सकते हैं k इफेक्टिव इक्वल टू k1 प्लस k2, k इफेक्टिव इक्वल टू k1 प्लस k2। म्हणजे याच्यावरून आपल्याला काय लक्षात घ्यायचं?
यहां से हमें क्या समझना है, जब दो स्प्रिंग पैरेलल कनेक्ट होगी, जब दो स्प्रिंग पैरेलल कनेक्ट होगी तो उस केस में इफेक्टिव के कितना होता है, तो उन दोनों के एडिशन के बराबर होता है, उन दोनों के एडिशन के बराबर होता है। चलो आया समझ में? बोर्ड के ऊपर जो लिखा है क्लियर है सबको? When the two springs are connected in parallel, जब दो स्प्रिंग पैरेलल में कनेक्ट होगी, जब दो स्प्रिंग पैरेलल में कनेक्ट होगी तो उनका कॉम्बिनेशन कितना आएगा, उनका कॉम्बिनेशन आएगा K1 प्लस K2, उनका कॉम्बिनेशन बनेगा K1 प्लस K2, उनका कॉम्बिनेशन बनेगा K1 प्लस K2। बघा बरं क्लिअर झालं का सगळ्यांना? क्लिअर झालं? इफेक्टिव के, मग आता अशा केसमध्ये मी असं लिहू शकतो का, मैं ये डायग्राम को हटा दूं, अब दोनों स्प्रिंग को हटा के एक ही स्प्रिंग ले लूं, तो डायग्राम कैसे बनेगा? अरे तुम्ही याच्यामध्ये बघितलं नाही, करंट इलेक्ट्रिसिटीमध्ये रेजिस्टन्स सीरीजमध्ये होते तेव्हा असं जोडायचे ना, रेजिस्टेंस सीरीज में थे तो अब दोनों को हटा के इक्विवेलेंट लिखते थे। यहाँ पैरेलल में करना पड़ रहा है हमें। Yes, sir. हाँ, यहाँ हमें पैरेलल में करना पड़ रहा है। तो चलो मैं इस डायग्राम को रिप्लेस कर दूं, इस डायग्राम को रिप्लेस करके मैं ऐसे लिखूं, देखो इस डायग्राम को मैं रिप्लेस करता हूं और नई डायग्राम ऐसे लिखता हूं, ये होगी दोनों के कॉम्बिनेशन की स्प्रिंग और इसका के होगा के इफेक्टिव, याला काय लिहू आता मी के इफेक्टिव, ये दो स्प्रिंग को हटा दिया, उसके बदले लिखा के इफेक्टिव, के इफेक्टिव। झालं? क्लियर झालं? कंसेप्ट अच्छी तरह समझ में आया? हमें क्या याद रखना है इस कंसेप्ट में? व्हेन स्प्रिंग्स इन पैरेलल, जब स्प्रिंग पैरेलल में होती है तब उनकी डिस्प्लेसमेंट सेम होती है। उनकी डिस्प्लेसमेंट कैसी होती है? सेम होती है। दैट्स व्हाई वी कैन राइट एज x1 इक्वल टू x2 इक्वल टू x। ये टोटल हमने खींचा था x इतना, उस ब्लॉक को हमने खींचा था x इतना। हे कॉम्बिनेशन कळालं का? सगळ्यांच्या लक्षात आलं कॉम्बिनेशन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक आहे? अजून आपल्याकडे 6 मिनिटं आहेत, आपण लगेच सिरीज कॉम्बिनेशन पण बघून टाकू। हां, आता बघा, आता याच्यात पुढे आपण थोडासा याला आणखी डीपमध्ये गेले ना, तुम्हाला टाइम पीरियड कैलकुलेट करावं लागेल, लेकिन वो हमें ऑसिलेशन में पढ़ना है, हमें ऑसिलेशन में पढ़ना है। मैंने नोट्स में टाइम पीरियड कैलकुलेट करके दिया है, लेकिन वो हमें ऑसिलेशन टॉपिक में पढ़ना है, जब स्प्रिंग ऑसिलेट करेगी। अब यहाँ पे हम ऑसिलेशन नहीं पढ़ रहे, इस टॉपिक में हम स्प्रिंग को स्लोली खींचते जा रहे हैं, इस टॉपिक में हम ऑसिलेशन नहीं पढ़ रहे। जब ऑसिलेशन आएगा, इस स्प्रिंग को हम ऑसिलेट करेंगे ब्लॉक लगा के, ये ऐसी घूमेगी, देखो कैसे, ये स्प्रिंग है, ये रिजिड सपोर्ट, इसको ब्लॉक लगा दिया, इसके ऑसिलेशन ऐसे होंगे, इसके ऑसिलेशन, ये हम ऑसिलेशन टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तब इसका टाइम पीरियड कितना होगा, तो उसके टाइम पीरियड के लिए हमें फार्मूला मिलता है, उसके टाइम पीरियड के लिए T इक्वल टू 2 पाई इंटू रूट एम बाय की इफेक्टिव, ये फार्मूला मिलता है वहाँ पे। लेकिन वो हम ऑसिलेशन टॉपिक वहाँ पे पढ़ेंगे, यहाँ नहीं पढ़ना है हमें। ये NLM चल रहा है तो इसमें यहीं तक हमें याद रखना है। न्यूमेरिकल आया, सीरीज कॉम्बिनेशन होगा स्प्रिंग का, या सॉरी पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा स्प्रिंग का, तो के इफेक्टिव हम दोनों डायरेक्ट K1 K2 को ऐड करेंगे, स्प्रिंग कांस्टेंट को ऐड करेंगे। आया समझ में? रफ कर दूं? क्लियर है सबको ये बात? Yes, sir. ओके, ठीक है, मी याला रफ करतो। आप देखेंगे स्प्रिंग इन सीरीज। आया आपल्याकडे 5 मिनिट आहे, होऊन जातो तो पण कन्सेप्ट। मैंने नोट्स ऑलरेडी हमारे गूगल क्लासरूम के ऊपर सेव किए हैं, नोट्स है हमारे पास ऑलरेडी इसके, ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट लो, नंबर 2, स्प्रिंग इन सीरीज, स्प्रिंग इन सीरीज। अब देखो, पहले मैंने क्या बोला आपको, पैरेलल को कैसे पहचानेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन, हाउ टू फाइंड द पैरेलल कॉम्बिनेशन। उसमें याद रखेंगे एक स्प्रिंग को 2 एंड होता है, एक एंड रिजिड सपोर्ट को होगा और दूसरा ब्लॉक को होगा, तो उस कॉम्बिनेशन को बोलेंगे पैरेलल। अब सीरीज में कैसे सब समझेंगे, सीरीज में स्प्रिंग परत आता 2 स्प्रिंग आहेत तुमच्याकडे, अशा ही एक स्प्रिंग आणि अजून एक स्प्रिंग, आपण म्हटलं हे पेन, ये 2 स्प्रिंग, तो सीरीज में क्या होता है, एक स्प्रिंग का जो दूसरा एंड होगा या पहला कौन सा एक एंड जो होगा वो दूसरे स्प्रिंग के साथ कनेक्ट होगा। स्प्रिंग का एनी वन ऑफ द एंड इज कनेक्टेड टू द अनदर एंड ऑफ द स्प्रिंग, दूसरे स्प्रिंग को कनेक्ट होगा लाइक दिस। देखो कैसे,
ये ऐसे कॉम्बिनेशन को हम बोल सकते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। ये पहला एंड, ये स्प्रिंग को दो एंड है, एक एंड फिक्स को होगा और दूसरा दूसरे स्प्रिंग को होगा, और ये होगा ब्लॉक को, ये होगा ब्लॉक को, ये ब्लॉक। आता याला सीरीज म्हणता येईल कॉम्बिनेशन, इसको सीरीज बोल सकते हैं हम। यस सर। इसको हम सीरीज कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं। चलो देखो, इसको भी हम सीरीज बोल सकते हैं। ये एक स्प्रिंग, ये एक स्प्रिंग, ये कॉम्बिनेशन है सीरीज। इज इट सीरीज कॉम्बिनेशन? यस। Yes, sir. चलो देखो, अब सीरीज कॉम्बिनेशन में हमें कैसे पढ़ना है। चलो हमने मान लिया फिर से, ये ऐसे आपको दिख रहा है, ऐसे दो कॉम्बिनेशन है, एक ही डायग्राम समझते हैं, ये डायग्राम को पढ़ेंगे। चलो इस ब्लॉक को अब मैंने खींच लिया, लेट दिस स्प्रिंग कांस्टेंट K1 और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2। K1 एंड K2 आर द टू स्प्रिंग कांस्टेंट। इफ नाउ इस ब्लॉक के ऊपर मैंने फोर्स लगा दिया F इतना, और इस F इतने फोर्स की वजह से मैंने इस ब्लॉक को खींच लिया x इतने डिस्टेंस के ऊपर। अब ब्लॉक को खींचा मैंने x इतने डिस्टेंस के ऊपर, ये ब्लॉक आ गया यहाँ पे, ये ब्लॉक आ गया यहाँ पे, उसकी डिस्प्लेसमेंट हुई x इतनी, उसकी डिस्प्लेसमेंट हुई x इतनी। चलो आप समझो, अब जैसे मैंने इस ब्लॉक को खींचा होगा, इस ब्लॉक को खींचा होगा, देखो ये ऐसी है, इस ब्लॉक को खींचा होगा मैंने, तो पहली स्प्रिंग कंप्लीट खुली होगी, पहली स्प्रिंग पूरी खुली होगी, दूसरी स्प्रिंग है वो थोड़ा खुला हो सकता है, पूरा खुला हो सकता है। तो इसका डिस्प्लेसमेंट और इसका डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा? इस डिस्प्लेसमेंट इज सेम और डिफरेंट? Different. डिफरेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा? डिफरेंट होगा। एज पर अब हम इस पूरे टॉपिक में, इस टॉपिक में हम स्प्रिंग को कैसे मान रहे हैं? हम इस टॉपिक में स्प्रिंग को मासलेस मान रहे हैं, स्प्रिंग को मासलेस मान रहे हैं, इसको मास नहीं है, हम ऐसे मान रहे हैं ये जो स्प्रिंग्स है वो पूरी मासलेस है। तो अब देखो, पहले मैंने इस ब्लॉक को खींचा होगा तो ये स्प्रिंग हो सकता है पहली स्प्रिंग पूरी खुली होगी और दूसरी जो स्प्रिंग है वो थोड़ा खुला होगा, तो इसका डिस्प्लेसमेंट अलग होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट अलग होगा, दोनों का डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा? डिफरेंट होगा। बट उनकी